लुसेंट के सामान्य विज्ञान जो किताब है उसी के बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव को हम लोग पढ़ रहे हैं और 500 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और 500 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बताइएगा लोग कि किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। अंतर्ग्रहण यानी कि हम लोग घोंटते हैं उसको, ठीक है, अंतर्ग्रहण करेंगे तबे जो है आहार नली में भोजन जाएगा। ठीक है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को में कौन सा गति पाया जाता है? क्रमानुकुंचन। क्रमाकुंचन गति पाया जाता है, अर्थात ज्यादा भी भोजन जाएगा तो वो फैल जाएगा और फिर जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था में चला आएगा। क्रमानुकुंचन। ठीक है, भोजन प्रायः किस में पचता है? तो भोजन जो है छोटी आंत में ही जाकर कंप्लीट रूप से पचता है, हालांकि भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? बड़ी आंत का। सिग्मोइड कोलन जो है वो बड़ी आंत का भाग है। ठीक है, डोडेनम किसका भाग है? तो डोडेनम और सिग्मोइड ये दोनों लार्ज इंस्टेंटाइन का भाग है। किसका? लार्ज इंस्टेंटाइन का मतलब होता है बड़ी आंत का। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एंजाइम क्या है? तो एक प्रकार का बायो उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट है, यानी कि शरीर की जैविक क्रियाओं को यही कंट्रोल करता है। ठीक है, बायो कंट्रोल यही है, बायो उत्प्रेरक एंजाइम। और यानी कि एंजाइम क्या है? तो प्रोटीन है, तो प्रोटीन भी क्या हो जाएगा? वो भी बायो कैटलिस्ट हो जाएगा या बायो कंट्रोलर हो जाएगा। ठीक है, एंजाइमों में किसकी लंबी श्रृंखला होते हैं? एमिनो एसिड की। ठीक है, अच्छा, मानव तंत्र में पाचक एंजाइमों के कुछ नाम बताइए। ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन। टाइलिन कहाँ पाया जाता है? लार में। ठीक है, लार किसके पाचन में मदद करती है? बहुत बार ये प्रश्न पूछ रहता है। तो लार जो है वह स्टार्च यानी कि मंड के पाचन में सहायता करती है। शरीर के किस भाग में पित्त रस यानी कि बाइल जूस का उत्पादन होता है? लीवर में, यकृत में। ठीक है, पित्त कहाँ जमा होगा? बाइल जूस पित्ताशय में। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज जो है किसके कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वसा का पाचन करने वाले एंजाइम का क्या नाम है? लाइपेज। और लाइपेज मूलतः क्या है? एंजाइम है या प्रोटीन है? और ये लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है और इस लाइपेज की उत्पत्ति पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय से होती है। ठीक है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या क्या मिलेगा? वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल। ठीक है, लाइपेज द्वारा अगर फैट का जलीय अपघटन किया जाए तो हमको फैट, एसिड एंड ग्लिसरॉल मिलेंगे। ठीक है, मानव के आमाशय में कोई एक्स अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो वह एक्स माने एक प्रकार का समझिए छद्म नाम है। तो एक्स अम्ल क्या कहलाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। ठीक है, मानव के आमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट को कौन तोड़ेगा? एमाइलेज। और वसा को कौन तोड़ेगा? लाइपेज। फंसेगा नहीं ना? अगर कार्बोहाइड्रेट को पचाना हो तो किस प्रकार के एंजाइम का उपयोग किया जाएगा? एमाइलेज। ठीक है, अगर वही फैट को पचाना हो तो लाइपेज। आमाशय से बाहर आने वाले अम्लीय अर्धपाचित खाद्य का उदासीनीकरण किसके द्वारा होता है? बाइल जूस के द्वारा, पित्त रस के द्वारा होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख, और कार्बोहाइड्रेट जब पच जाता है तो उसका अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग किसका करता है? ग्लाइकोजेन का। यानी कि जब आपको भूख लगेगा, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद जो ग्लूकोज बनता है उसी ग्लूकोज को यकृत जो है, जो अतिरिक्त मात्रा में जो यकृत शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज आपके शरीर के ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए दिया जाएगा। जो उससे ग्लूकोज बच जाएगा
उसको यकृत क्या करेगा कि ग्लाइकोजन में बदल देगा। तो जब आपको भूख लगेगा और खाना नहीं मिलेगा तो उस जो ग्लूकोज, जो अतिरिक्त ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन बना है, उसको पुनः शरीर को देगा कि लीजिए अपना भूख मिटा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम किसका उपयोग करेगा? ग्लाइकोजन का, जो ग्लूकोज का रूपांतरण यकृत कर दिया था। ठीक है, एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है। कौन सा? पेप्सिन। तो यहाँ ध्यान ये देना है कि प्रोटीन को कौन पचाएगा? पेप्सिन। कार्बोहाइड्रेट को कौन पचाएगा? एमाइलेज। और वसा को कौन पचाएगा? लाइपेज। ठीक है, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन है? एमिलेस है। और मान लीजिए मैंने पाचन के क्षेत्र में भोजन के साथ जो पहला एंजाइम मैंने देता है शरीर, वह एमिलेस है। ठीक है, फेफड़े से ऑक्सीजनकृत होकर रक्त कहाँ जाता है? बायां आलिंद में। कहाँ जाएगा? सबसे पहले माने ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा? बायां आलिंद में। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? कार्बोहाइड्रेट नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। मानव जो श्वसन करता है, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, तो हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और पौधे क्या छोड़ेंगे? ऑक्सीजन। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का अंश कौन कौन होगा? मूत्र मार्ग, मूत्रवाहिनी, गुर्दे, हई होगा, श्वेत ग्रंथियां, ये भी तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो कुछ शरीर से कुछ बाहर निकाले। स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन करता है? किडनी यानी कि वृक्क, यही ना मूत्र निकालता है। पसीने वाली ग्रंथियों मानव शरीर में किस अंग में मौजूद होती हैं? त्वचा में। और ये भी क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र है। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? किडनी यानी कि गुर्दा। 3 गो नाम है, किडनी कहिए, गुर्दा कहिए, चाहे वृक्क कहिए, एक ही नाम है, किडनी, गुर्दा, वृक्क। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। मानव में अमोनिया को यूरिया में कौन बदल देगा? लीवर यानी कि यकृत। मानव के शरीर में जो अमोनिया बनेगा उसको यूरिया में कौन बदल देगा? तो यकृत। यानी कि यूरिया का उत्पादन कौन करता है? यकृत। यूरिया का निर्माण कहाँ होगा? यकृत में। यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाएगा? यकृत शिरा में। कौन सा पदार्थ सामान्य मूत्र में पाया जाता है? तो उसका नाम है क्रिएटिनिन। क्या नाम है? क्रिएटिनिन। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होगा? यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का जो पीला रंग है वह यूरोक्रोम के कारण होगा। मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले हो गया किडनी, किडनी से जाएगा मूत्र वाहिनी में, उसके बाद जाएगा मूत्राशय में, और तब जाएगा मूत्र मार्ग में, और तब जाके बाहर निकलेगा। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है? यूरोविलिन के कारण। मानव का जो मल है, पखाना, उसका पीला रंग यूरोविलिन के कारण होता है। ठीक है, मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, गाय के दूध का धवल उजला रंग कैसीन के कारण होता है। पीला रंग कीरेटिन के कारण होता है। तो वही जो कह रहा है कि मानव का जो मल है यानी कि पखाना है, उसका पीला रंग यूरोविलिन के कारण होगा, और मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लोग। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि वाष्पीकरण के लिए जो लेटेंट हीट की आवश्यकता होती है, गुप्त ऊष्मा की, इसीलिए पसीना जब शरीर से निकलेगा तो ठंडक महसूस होगी। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? पुनर्योजन का मतलब होता है कि अगर कोई गड़बड़ी हो जाए, कोशिका कोई डैमेज हो जाए, सेल कोई डैमेज हो जाए तो पुनः ठीक हो जाए। तो ऐसी कोशिकाएं सबसे ज्यादा कहाँ कम पाई जाती हैं? मानव मस्तिष्क में। लीवर में ज्यादा मैंने लीवर का नहीं पूछे हैं सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, नहीं। कहने का मतलब मान लीजिए हाथों पर चोट लग जाए तो वो अपना फिर मेंटेनेंस कर लेता है, लेकिन मानव मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती है, जो इसमें सेल है, उसमें
पुनर्जीवन की संभावनाएं कम होती है। ठीक है, पुनर्योजन का मतलब पुनर्जीवन है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शरीर के कुल वजन का 2%। ठीक है, मानव मस्तिष्क का वजन शरीर के कुल वजन का 2%। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति एवं भावनाओं का केंद्र होता है? सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम। यहीं से बुद्धि, कोई चीज याद रखना हो और भावनाओं का केंद्र होता है यहीं सेरिब्रम। मेन पार्ट यही है सेरिब्रम। ये खत्म तो सब खत्म, यही होता है यहाँ ललाट पर। ललाट पर मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास, टेम्परेचर, नींद का केंद्र है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, शरीर का टेम्परेचर नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। भूख कौन लगाएगा? हाइपोथैलेमस। प्यास कौन लगाएगा? हाइपोथैलेमस। लव कौन कराएगा? प्यार, हाइपोथैलेमस। घृणा कौन कराएगा? हाइपोथैलेमस। नींद कौन लाएगा? हाइपोथैलेमस। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो ललाट भाग। यही प्रेरक कौशल क्या है? यही सेरिब्रमवा है, बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र। मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? तो शंख पाली। ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो सेरिबेलम। ठीक है, मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध किससे है? तो मित्तीय पाली से। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? कशेरुक रज्जु में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु कहिए, चाहे इसको अंग्रेजी में कहिए स्पाइनल कॉर्ड। क्या कहिएगा? स्पाइनल कॉर्ड। कहीं कशेरुक रज्जु लिखेगा, कहीं स्पाइनल कॉर्ड। संतुलन की अनुभूति किसमें होती है? तो अनुमस्तिष्कीय संतुलन में। मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? हृदय धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, सोचने की क्षमता को विकसित करने के लिए। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो मेडुला ओब्लांगेटा को, जो सबसे पीछे होता है यहाँ पर, और हाँ यहीं से आपको सीएनएस से जुड़ा रहता है यहाँ पर गर्दन में पीछे। तो श्वसन का नियंत्रण जो सिस्टम होगा वो मस्तिष्क में कहाँ होगा? तो मेडुला ओब्लांगेटा से। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है? तो दिल में। शरीर का जो अंदर जो कंट्रोलिंग पावर है कौन है? हार्ट। दिल, आमिर खान वाला दिल ना, मानव का दिल, दिल ही तो है। मानव हृदय के में कक्षों की संख्या कितनी होगी? 4 चैम्बर का होगा। घड़ियाल का भी हृदय 4 चैम्बर का होता है। सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर कितना होगी? 72 बार। 72 बार प्रति मिनट। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? नाड़ी दर, क्योंकि दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए लगभग समान ही होता है पल्स और नाड़ी और हार्ट का। हृदय की धड़कन की गति किससे बढ़ती है? अनुकंपित तंत्रिका से। अनुकंपित तंत्रिका क्या करता है? हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है। लब डप ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? लब डप कौन करेला? हार्ट धक धक धक। हमने कहे नहीं धक धक, और शुद्ध हिंदी शब्द है लब डप। लब डप बंद भाई, गाड़ी खुलल। एक हृदय की ध्वनि के संदर्भ में कि हृदय की ध्वनियां हृदयों के बल्ब जो होते हैं उन कपाट उनके खुलने और बंद होने के कारण निकलती है। किसी का हार्ट सुने हैं कि नहीं? चक्कर में नहीं पड़े हैं अभी? दिल के धड़कन किसी का कान लगा के नहीं सुने हैं? मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है उसी दर पर जिस दर पर हृदय धड़कन देता है। वह कौन वैज्ञानिक था जिसने पहली बार ब्लड परिसंचरण की खोज की? यानी कि खून शरीर में घूम रहा है, रक्त परिसंचरण कहिए, रुधिर परिसंचरण कहिए, देखिए रक्त कहिए, रुधिर कहिए, ब्लड कहिए, खून कहिए, ये सभी क्या है? एक के नाम है। अब परिसंचरण का मतलब हो गया कि घूम रहा है, तो ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने की थी। पेस मेकर का क्या कार्य है? पेस मेकर जो है एक प्रकार का आर्टिफिशियल हार्ट है, यानी कि कृत्रिम दिल है जिसे मानव द्वारा बनाया गया है। तो पेस मेकर जो है दिल की धड़कन को प्रारंभ कर देता है अगर किसी का हार्ट खराब है तो। ठीक है,
और जार्विक 7 जो बनाया गया था वो भी एक प्रकार का पेस मेकर है। जार्विक 7 क्या है? तो पेस मेकर है, यानी कि आर्टिफिशियल हार्ट है। ठीक है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में ब्लड की आपूर्ति में अगर कमी आ जाए, ब्लड के आपूर्ति भी कम हो, अच्छा एक ब्लड ना पहुंचे, तना लोग कहले हृदय उनकर हार्टे चौक हो गई, हार्ट अटैक हो गई, बहुत ठंडा में होता है, लोग भूल गए। हाँ, तब तो हृदय दिल का दौरा पड़ने का क्या मतलब है? देखिए, दिल कहिए, हार्ट कहिए और हृदय कहिए, बतिया एके बराबर। अब कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो उसका नाम है महाधमनी। धमनियां रक्त का वहन करती है जो भरी होती है किससे? शुद्ध रक्त, यानी कि ऑक्सीजन वाला। ठीक है। कौन अशुद्ध रक्त का संचरण करता है? तो एक है पुलोमरी धमनी। और कौन शुद्ध रक्त का संचरण करता है? तो पल्मोनरी सीरा। ठीक, इसका उल्टा होगा। देखिए, धमनी जो होगा ना, वेन, वो हमेशा शुद्ध रक्त का परिवहन करेगी, और शुद्ध रक्त का मतलब होता है जो ऑक्सीजन जिसमें मिला हुआ है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ है वह शुद्ध रक्त है। तो धमनी जो है हमेशा शुद्ध रक्त का परिवहन करेगी। एकमात्र वह धमनी है जो अशुद्ध रक्त को पंप करती है, उसका नाम है पुलोमनरी धमनी। हाँ, पुलोमरी धमनी जो है यही एकमात्र धमनियों में अशुद्ध रक्त, तो इसका उल्टा जो होगा पुलोमनरी सीरा, उसमें शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लो, रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, तो वो फुसफुस सीरा कहलाती है। ठीक है। मानव शरीर का रक्त बैंक कौन कहलाता है? प्लीहा, एस्प्लीन या तिल्ली, एक के नाम है। ठीक है। रक्त प्रवाह से हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि रक्त प्रवाह से बाधा उत्पन्न हो जाती है। ऐसे भी हवा के बुलबुला अगर कहीं पैदा हो गई, पानियों के टंकी से सप्लाई होता है, वो एयर ले ली तो वो का होई? रुक जाई। तो वो रुकी तो कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन एमे रुकल तो बस रोज डे या परपोज डे सब भुला जाए के पड़े। हाँ, सब भुला जाए के पड़े। मानव शरीर, हाँ, भोज डे हो जाए। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलाइसिस। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो धमनियों को। जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? रक्तदाब घट जाएगा। अच्छा, एक जवान मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg। अच्छा, जो ब्लड प्रेशर जो नापा जाता है, रक्तचाप, ये किस यंत्र से मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से हम लोग रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर नापते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर किसमें रक्तदाब को मापता है? धमनियों में। अच्छा, अगर मनुष्य जो है फास्टिंग कर रहा है तो उसके ब्लड में चीनी का स्तर प्रति 100 ml में कितना होगा? 80 से 100 mg। ठीक है। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? 180 से 200 mg। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206। जो नवजात शिशु होते हैं, बच्चे, उसमें हड्डियों की संख्या 300। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी संख्या होती है? 24। पसलियों की जो संख्या होगी, पसली को कहा जाता है अंग्रेजी में रिब्स, RIBS। इसकी संख्या जो हो जाएगी 24 है, जोड़े में 12। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? हाँ, 31 जोड़ी। जोड़ी पूछेंगे तो 31 बताइएगा। मानव स्पाइनल कॉलम में हड्डियों की संख्या वही है, मेरुदंड वाला नहीं है, स्पाइनल है, 33 होगा। ठीक है। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या 20 दांत आएंगे, टूटेंगे, जम जाएंगे, अब 12 परमानेंट होते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन है? फीमर, जांग की हड्डी है, और सबसे छोटी हड्डी वही हो जाएगी स्टेपिस कान की। मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन होती है? उर्वास्थि। ठीक है।
देखिए सबसे मजबूत अगर हड्डी कहेगा ना तो जबड़े की हड्डी होगा। जबड़े, हाँ, जबड़े। लेकिन यहाँ प्रश्न फंसा के पूछा है, सबसे लंबी नहीं लगाए रहता ना, तो सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी, और सबसे लंबी या मजबूत हड्डी फीमर, जांग की हड्डी। ठीक है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, कान की हड्डी। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां कौन सी है? फिबिया, टिबुला। हाँ, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसी जुड़ी होती है? लिगामेंट के कारण। ठीक है। देखिए हड्डी हड्डी के जोड़ को लिगामेंट यानी कि अस्थि बंध कहते हैं, और हड्डी या टिश्यू के जोड़ को टेंडन कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा किसका भाग है? रीढ़ की हड्डी का। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है? कान में, स्टेपिज। कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? तो उर्वास्थि, जांग की हड्डी है। देखिए कैसे लिखा है, इसका नाम है मैलियस, इंकस और स्टेपिज। दू 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 यानी कि मैलियस की संख्या 2, इंकस की संख्या 2 और स्टेपिज की संख्या 2, यानी कि तीनों कान की हड्डियां हैं, और इसकी संख्या हो जाएगी कान में हड्डियों की संख्या 6, और इसमें सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज की होती है। ठीक है। तो यहाँ हिंदी लिख दिया है, स्थूणक, रकाब, ककूद के पढ़ ले भाई। ए ले जा का जाए खोजे पड़ी, अंग्रेजी में का दिला, अंग्रेजी में मैलियस, इंकस एवं स्टेपिज लिखा होगा। ठीक है। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? 639। ठीक है, 639 मांसपेशियां पाई जाती है। मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? दिल में, इसलिए कि वो अपनी इच्छा से चल रहा है, आप उसको चाहिएगा तो हिला डुला नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है? 6। कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित है? तो गर्भानाल, अंडाशय, गर्भाशय। गर्भनाल, अंडाशय, गर्भाशय जो है यह मानव प्रजनन प्रणाली से संबंधित है, जबकि शुक्रवाहिका जो है ये महिला वाला नहीं है, पुरुष काला है। पुरुष में शुक्राणु होते हैं और महिला में अंडाणु होते हैं। ठीक है। मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करती है? तो इसी को कहा जाता है डिंब वाहिनी नली या फैलोपियन ट्यूब। क्या कहा जाता है? फैलोपियन ट्यूब या डिंब वाहिनी नली। ठीक है। और मानव ये जो है शुक्राणु जो है डिंब को निषेचित कहाँ करेगा? डिंब वाहिनी नली या फैलोपियन ट्यूब। कृत्रिम बियर सेचन प्रक्रिया में स्त्री के गर्भाशय में क्या प्रविष्ट कराया जाता है? केवल शुक्राणु। ठीक है। कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना का सही रूपांतरण करती है? जब निषेचन परखनली में होगा, यानी कि बाहरी होगा, और उसके बाद माता के गर्भ में डाल दिया जाएगा, महिला गर्भ में, और डेवलप करेगा बच्चा वहां, तो टेस्ट ट्यूब बेबी यही है। यानी कि परखनली में जो है निषेचन करा लिया, फर्टाइल करा लिया जाएगा, और यहाँ पर जो जाइगोट बनेगा उसको मादा के अंदर गर्भाशय में डाल दिया जाएगा, और वहां से बच्चा डेवलप करेगा पेट में। इसी को कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग परीक्षण को। क्या बताता है? हाँ, कि बच्चा जो पेट में पल रहा है वो लड़का है या लड़की है या कस्टम है, इसको कौन जांचता है? एमनियोसेंटोसिस प्रक्रिया है। कौन सा अंग जो है एक ग्रंथि है? जैसे अधिवृक्क ये ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी ये ग्रंथि है, ग्लैंड माने गलत ग्रंथि, और यकृत भी ये ग्रंथि है, लेकिन पित्ताशय जो है यह ग्रंथि नहीं है। और पित्ताशय गॉल ब्लैडर कहाँ पाया जाता है? यकृत में। मानव शरीर में सब देखिए पित्त जो बनता है यकृत में है, जाके जमा कहाँ होगा? पित्ताशय में। अच्छा, कौन सा अंग, अच्छा सर, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगा? यकृत, यानी कि लीवर। बहुत अच्छा। हाँ, जिगर, यकृत, लीवर सब एक शब्द है, लिखे होंगे उसमें। यकृत कहिए, लीवर कहिए, जिगर कहिए, बतिया एक है। ब्रिक कहिए, किडनी कहिए, गुर्दा कहिए, बकिया एक है। यूपी में कहता है काट ले गुर्दा, गुर्दे काट ले, वहां का भाषा है। तो मार तो के गुर्दा का भाई, गुर्दे काट लीजिएगा तो आदमी बचेगा कैसे? खूनवे का सफाई नहीं होगा।
दूसरे को तो लगे। यही से बताएं। यही ले देखिए, भगवान जो जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है ना उसको दू दिए हैं। जैसे 2 आंख बनाए हैं, एगो आंख खराब होगा तो एगो से देख लेगा। 2 कान है, एगो कान खराब होगा तो एगो से देख लेगा। किडनी भी 2 बना दिए हैं, एगो फेल होता है हमेशा तो एगो जो है काम देगा। ये दोनों चलता है, काम करता है। कथी? हाँ, दोनों काम करता है, माने एगो फेल हो जाएगा तो एगो से आदमी जिएगा। नेक्स्ट बताइएगा लो कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी यानी कि शरीर के अंदर ग्रंथि कौन सी है जो अंतःस्रावी हार्मोन यानी कि ब्लड में हार्मोन को छोड़ देती है? तो वह है थायराइड ग्लैंड। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्लैंड है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। बैग, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर ग्रंथि है, जिगर। और मानव शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड वो हो जाएगा आपको थायराइड। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है पिट्यूटरी यानी कि पीयूष है, जो सेफनाइड नामक गड्ढे में मनुष्य के सिर में उपस्थित रहता है, यहाँ पर थायराइड के जस्ट ऊपर। और एक मटर के दाने के समान वो ग्रंथि है। अगर वो कार्य नहीं करेगा तो शरीर का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। हाँ, इसीलिए पीयूष ग्रंथि को बार बार डेवलपिंग हार्मोन कहा जाता है। भगवान देखिए कितना बड़ा इंजीनियर है, उनसे बड़ा इंजीनियर इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ अभी तक। आगे राम जाने कौन ठीक है, कहीं आदमी का अब सुन रहे क्लोन बन रहा है, आपके जैसा आदमी को भेज दिया जाएगा। नहीं, आप अस्थिर से बैठे हैं, आपका अब उसको जितना काम कराना है उससे कराइए। हाँ, इसलिए महावीर जी है कीजिए, हो कीजिए, फलान कीजिए, ठिकाने। बेरोजगारी बढ़ रहा है, इसीलिए छोड़िए ना, बेरोजगारी बढ़ रहा है, एक दिन क्लोन बनेगा, आप रहिए, आपके बदले वो जाएगा ऑफिस, सब काम करेगा। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो यकृत के पास में है। गल ग्रंथि यानी कि थायराइड का क्या कार्य है? उपापचय यानी कि कैटाबोलिक को कंट्रोल करता है। तो बार बार ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि थायराइड ग्लैंड जो है उसके में अगर थायरॉक्सिन नामक हार्मोन कम निकाले तो गलगंड यानी कि घेगा हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा ये कैटाबोलिक जो कंट्रोलर होता है उसको भी नियत करता है। अगर इसमें गड़बड़ी हुआ तो शरीर का क्रिया विधि खराब हो जाएगा ना। लोग कहे लगे हमारा शरीर में का दुख हो गई, कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता, मन नहीं खिलागा। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो उसका नाम है थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन और ट्राइयोडोथायरोनिन। क्या क्या है? थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन और ट्राइयोडोथायरोनिन। हाँ, फिर से बोलिए लोग, क्या क्या है? थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन और ट्राइयोडोथायरोनिन। देखिए, कहने का मतलब है कि जो थायराइड जो ग्लैंड है, देखिए ये सभी जो है मुख्य इंडोक्राइन ग्लैंड है। जैसे पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, और उसके अलावा आपको थायरॉक्सिन यानी कि थायराइड ग्लैंड, उसके अलावा पाराथायराइड ग्लैंड भी होता है। तो ये सब क्या है? इंडोक्राइन है। एंडोक्राइन का मतलब हो गया अंतःस्रावी, यानी कि इसमें नली है ये नहीं है, और जो भी हार्मोन निकालेगा वो खुद खून में मिल जाएगा, रक्त के प्लाज्मा में मिलकर शरीर में फैल जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आता है जो इम्पोर्टेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। यह कपार यानी कि कपाल के सेफेनाइड हड्डी के गड्ढे में स्थित होता है, और इसे सेल टर्सिका भी कहा जाता है। और इसका भार लगभग 0.6 ग्राम यानी कि मटर के दाने से भी बहुत छोटा होता है, और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और इसके द्वारा बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, जिसमें नाम है STH, TSH, ACTH और GTH। STH में आइए, STH को कहा जाता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। यह शरीर की वृद्धि, आ गया डेवलपिंग हार्मोन, विशेषतः हड्डी की वृद्धि को कंट्रोल करती है। STH की अधिकता से अगर सोमैटोट्रोपिक हार्मोन अगर शरीर में ज्यादा लगे निकलने तो ऐसी स्थिति में गिगानेटिज्म हो जाएगा, यानी कि भीमकायता हो जाएगा, शरीर इतना ना बड़ा हो जाएगा। भीम जी के शरीर कैसन रहे? बहुत विशाल रहे,
तो कहने का मतलब है कि पीयूष ग्रंथि से जो ये हार्मोन निकलता है एसटीएच यानी कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, यह शरीर की वृद्धि विशेषतया हड्डी की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। और अगर सोमेटोट्रोपिक हार्मोन यानी कि एसटीएच ज्यादा लगे निकलने तो शरीर में क्या हो जाएगा, भीमकायता यानी कि गिग्नेटिज्म हो जाएगा और तथा एक्रोमिगली विकार भी उत्पन्न हो सकता है, इसी को कहा जाता है। अगर ये कम मात्रा में लगे निकलने तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ड्वार्फिज्म यानी कि बौनापन हो जाएगा, आदमी 2 फीट 2.5 फीट 3 फीट के हो जाएगा। अब आगे सुनिए, टीएसएच हार्मोन यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए कितना बढ़िया चीज है, ये जो पीयूष ग्रंथि जो टीएसएच निकालेगा अर्थात थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो है थायराइड ग्रंथि के हार्मोन को कंट्रोल करता है। अगर ये पीयूष ग्रंथि काम करना बंद कर दे तो थायराइडो ग्रंथि काम नहीं करेगा, यानी कि ये जाकर कहता है कि तू अब हार्मोन तो नहीं तू निकालो, अगर ये जाकर ना कही तो तू अस्थिर रही। उसके बाद आइए एसीटीएच यानी कि इसको एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है और ये जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर किसी व्यक्ति के शरीर से एड्रिनल ग्लैंड को अगर निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, बस 2-4 दिन ले जी ओकरा बाद साफ हो जाएगा। उसके बाद आइए चौथा में जीटीएच हार्मोन, इसको कहा जाता है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन और यह जनन अंगों का जो कार्य है, महिला हो या पुरुष हो, उसको ये कंट्रोल करता है। अब देखिए कितना बढ़िया पीयूष ग्रंथि का कार्य है, क्या निकलता है, जीटीएच यानी कि गोनाडोट्रोपिक हार्मोन और यह जनन अंगों के कार्यों को कंट्रोल करता है। इसमें पहला हार्मोन है जिसका नाम है एफएसएच फोलिसाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह वृषण की शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणु उत्पन्न करने में सहायक है, यानी कि पुरुषों का हो गया। और उसके अलावा महिलाओं में जब यह एफएसएच हार्मोन रहेगा फोलिसाइल स्टिमुलेटिंग, तो यह अंडाशय में फॉलिकल में वृद्धि करने में मदद करता है। एलएच है ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, यह अंतराल कोशिकाओं में उत्तेजक हार्मोन, क्या उत्तेजक हार्मोन, जैसे नर में इसके अभाव में अंतरालिक कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होते हैं। खूब ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है कि नर में इसके अभाव से अंतरालिक कोशिकाओं में क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो नर हार्मोन कौन हो गया, नर क्या करता है, मर्द क्या करता है, टेस्ट करता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो गया, अब मादा में एस्ट्रोजन हो गया। अब आइए एलटीएच हार्मोन, एलटीएच को कहा जाता है लैक्टोजेनिक हार्मोन। दूध में कौन एसिड पाया जाता है, दूध में कौन एसिड पाया, लैक्टिक, तो यहाँ क्या है एलटीएच लैक्टोजेनिक हार्मोन यानी कि दुग्धजनक हार्मोन। और इसका मुख्य कार्य है कि जब बच्चा जैसे जन्म होगा तो महिला के स्तन से दूध उतार निकालने में मदद करता है, ठीक है, यानी कि शिशु के लिए स्तनों में दूध का श्रवण करता है, उत्पन्न करेगा। एडीएच हार्मोन यानी कि एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, क्या है, एंटी डाईयूरेटिक यानी कि यूरिया वाला हो गया। ध्यान से सुनिए लोग, इसके कारण छोटी छोटी जो ब्लड की जो धमनियां होती है उसका संकीर्णन होता है एवं रक्तदाब बढ़ जाता है। यह शरीर में जल संतुलन को भी बनाए रखने में सहायक है। अब आइए थायराइड ग्लैंड, यह मनुष्य के गले में श्वास नलिया जो ट्रैकिया होती है जिसे हम लोग बोलते भी हैं, कि दोनों ओर लैरिक्स यानी कि जो वॉइस बॉक्स है उसके जस्ट नीचे रहता है, ठीक है, इसके लैरिक्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। इसके अगर ये O2 जो ग्रंथि है थायराइड ग्लैंड, इससे निकलने वाला हार्मोन जो है थायरॉक्सिन एवं ट्रायोडोथायरोनिन है और इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है, ठीक है। थायरॉक्सिन के कार्य ये कोशिकीय श्वसन की गति को बढ़ा देगा। जब ये प्रश्न पूछेगा कि थायरॉक्सिन से संबंधित निम्न कथनों में कौन सत्य है, तो पहला ऑप्शन है कि यह कोशिकीय श्वसन की गति को बढ़ा देगा। शरीर की सामान्य वृद्धि विशेषतः हड्डियां बाल इत्यादि के विकास के लिए थायरॉक्सिन अनिवार्य है। जनन अंगों के सामान्य कार्य इन्हीं की सक्रियता पर निर्भर है थायरॉक्सिन का। और पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर आ गया ना, यहाँ क्या था, टीएसएच था थायराइड स्टिमुलेटिंग यानी कि टीएसएच, तो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर में वाटर कंट्रोल का कार्य करता है। थायरॉक्सिन की कमी से रोग सुन लीजिए, जड़ मानवता यानी कि क्लिनिटिज्म, यह रोग बच्चों में होता है। इसमें बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास और ना अपन को लइको रसन बैठ के यहाँ मुड़िया यहाँ करत रहिए सब, यही कुछ सोचते नहीं है, वो हो गई कथी हो गई क्लिनिटिज्म यानी कि जड़ मानवता। मिक्सिडिमा, यह जवानी में होने वाला रोग है
जो कैटाबोलिक प्रोसेस भली भांति शरीर में नहीं हो पाता है और जिससे हृदय स्पंदन एवं रक्त ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। मिक्सिडमा रोग कब होता है? जवानी में, यानी कि जवान जब यौनावस्था में प्रवेश कीजिएगा तो शरीर में कैटाबोलिक प्रोसेस जो है वो भली भांति नहीं हो पाएगा, हृदय स्पंदन एवं रक्तचाप कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट सुनिए, हाइपोथायराइडिज्म। लंबे समय तक अगर हाइपोथायराइडिज्म की कमी हो जाए तो यह रोग होता है। इस रोग के कारण सामान्य जनन कार्य संभव नहीं होगा, कोनो बच्चा उच्चा ना हुई, और कभी कभी इस रोग के कारण मनुष्य जो है गूंगा एवं बहरा भी हो जाता है। हथियारे काम नहीं करेगा तो कहाँ होगा, जनन काम नहीं, तो हाइपोथायराइडिज्म आएगा। ज्यादा ठंडा पानी या ज्यादा गर्मी वाले जगह पर भी रहने पर ऐसा हो सकता है। और बर्फ के पानी में घुस जाइए, ज्यादा समय तक रहिएगा तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। घेंघा, आइए, भोजन में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है और इस रोग में थायराइड जो ग्लैंड है वह सामान्य से बढ़ जाता है। बुझाइए धइल बा। थायरॉक्सिन अगर अधिक मात्रा में लगे निकलने, ये सभी रोग जो थे ये तो थायरॉक्सिन की कमी से थे, जैसे क्रिनिटिज्म, मिक्सिडीमा, हाइपोथायराइडिज्म और ग्वाइटर। ये अगर आयोडीन मान थायरॉक्सिन कम श्रवण करता तब, अगर थायरॉक्सिन ज्यादा मात्रा में लागत निकले तो टॉक्सिक ग्वाइटर होगा और एक्सोप्लैथेमिया होगा। टॉक्सिक ग्वाइटर में क्या है, इसमें हृदय गति तेज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और श्वसन बड़ा तेज होगा। एक्सोप्लैथेमिया में है, इसमें आंख फूलकर नेत्र कोटर से बाहर आ जाता है, आंखों खूब बड़का बड़का लगे, बुझाई की बाहर आ चले। पैराथायराइड जो ग्लैंड है इसका मात्र एक ही काम है, कैल्शियम। शरीर में कैल्शियम का कमी होगा तो ये पूरा करेगा। देखिए, जो पैराथायराइड ग्लैंड है यह गला में ऑटू ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड के ठीक पीछे होता है और इसका पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सीटोनिन। तो पैराथायराइड में क्या होता है कि यह हार्मोन तब स्रावित होगा जब ब्लड में कैल्शियम की कमी हो, और कैल्सीटोनिन कब निकली, जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाए। देखिए, पैरावटू यानी कि पैराथायराइड जो ग्लैंड है ना, इसका बस एक ही नाम काम याद रखिएगा कि शरीर में कैल्शियम की कमी बेसी होगा तो इसको कौन पूरा करेगा, पैराथायराइड ग्लैंड, जिसको कहते हैं पैरावटू ग्रंथि, और यह थायराइड ग्लैंड के ठीक पीछे स्थित होता है। ये दो प्रकार के हार्मोन को निकालता है, एक का नाम है पैराथायराइड हार्मोन और दूसरे का क्या नाम है, कैल्सीटोनिन। तो पैराथायराइड कब निकलेगा, जब शरीर के ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाए तो इसकी कमी को ये पूरा कर देगा, और जब शरीर में कैल्शियम की अधिकता हो जाए तो क्या करेगा, कैल्सीटोनिन निकालेगा कि उसको कंट्रोल करे। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा जो ग्लैंड है वह कैल्शियम के से संबंधित है, तो पैराथायराइड ग्लैंड, कैल्शियम की अधिकता तो कैल्सीटोनिन निकाल के उसको कंट्रोल कर लेगा, और अगर कैल्शियम कम है तो ये क्या करेगा, पैराथायराइड से कैल्शियम को बढ़ा देगा। यहां से क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पर कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है, यकृत स्थान कहाँ है, यकृत में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थे हम लोग। अच्छा, मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है, पीयूष। देखिए, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है, ये पूछा है ना, तो ऑप्शन ए में है थायरॉक्सिन, बिल्कुल होता है। कैल्सीटोनिन भी होता है, अभी ना पढ़े, पैराथायराइड द्वारा। उसके अलावा ट्राइआयोडोथायरोनिन ये भी है। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित है, तो मस्तिष्क के आधार में, ठीक है, वहीं सेफेनाइड गड्ढे में, मटर के आकार का 0.6 ग्राम, और इसे सेल टर्सिका भी कहते हैं, और इसे डेवलपिंग हार्मोन माने बुझिए। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने वाला यही है। तब पीयूष निकाल दीजिए, खत्म। तो अच्छा देखिए, है तो प्रश्न भी आ गया, पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होगा कौन, तो सोलेटोस्टेरोन यानी कि प्रोलैक्टिन होगा, थायराइड उत्तेजक हार्मोन TSH होगा, वैसोप्रेसिन होगा, ठीक है। वैसोप्रेसिन का क्या काम है, महिलाओं का जब गर्भ में बच्चा रहता है, जब जन्म लेता है ना, तो वैसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है जो उनके ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चा बाहर आ सके। अब देखिए, वृद्धिकर हार्मोन कौन है, वही डेवलपिंग हार्मोन कौन हो गया, पीयूष यानी कि पिट्यूटरी, डेवलपिंग हार्मोन। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, उसका क्या नाम है, अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज, अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज। तो इसमें अब बताइए कैसे आप कहिएगा कि पाचक भी है और आपको क्या बोलते हैं, एंजाइम और हार्मोन दोनों कैसे निकालेगा,
कहने का मतलब है इंसुलिन कौन निकलता है? अग्नाशय पैक्रियाज ना निकलता है। लाइपेज कौन निकलता है? अग्नाशय पैक्रिया। तो लाइपेज क्या है? एंजाइम है। और इंसुलिन क्या है? वही हार्मोन भी है। तो समझ में आ गया कि काहे कह रहा है कि एंजाइम और हार्मोन दोनों कौन निकलता है? अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है? अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज, जो बीटा सेल से निकलता है। और इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने की। अगर शरीर में इंसुलिन की मात्रा अगर कम हो रही है तो चीनी का मात्रा बढ़ जाएगा, यानी कि डायबिटीज हो जाएगा। इसीलिए इंसुलिन की पूर्ति के लिए इंसुलिन के सुई लिया जाता है। अब यहाँ से बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि ठीक है, कि इंसुलिन का सुई जो है सबसे पहले कौन व्यक्ति जो है सो लिया था, पूछा जाता है ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोले हैं आप। रुक जाइए, निकाल रहे हैं, देखिए बिल्कुल सही है। लियोनार्ड थॉमसन को, किसको? लियोनार्ड थॉमसन को, जो कनाडा के थे, उनको सबसे पहले इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया। ठीक है, और इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजेन बनाता है कौन? यकृत, उसको कंट्रोल करता है कि ज्यादा मात्रा में भी ग्लाइकोजेन न बने। और जो ये क्या बोलते हैं, जो लीवर यानी कि यकृत है, यह ग्लूकोज को क्यों ग्लाइकोजेन में बदलता है? क्योंकि एक्स्ट्रा मात्रा में जो हमारे शरीर में ग्लूकोज बच जाता है उसी को ये ग्लाइकोजेन बना देता है, ताकि अगर कभी भोजन न मिले तो उस ग्लाइकोजेन को पुनः ग्लूकोज बना के शरीर को एनर्जी देगा। अब नेक्स्ट में आइए, कह रहा है कि हमारे खून में शर्करा यानी कि चीनी की मात्रा को कौन कंट्रोल करेगा? इंसुलिन। ठीक है, अच्छा, कौन सा हार्मोन जो है मानव शरीर की कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है? तो इंसुलिन। पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है उसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की द्वीपिका कहते हैं, और वहीं पर बीटा सेल होता है। ठीक है, यानी कि बीटा सेल से क्या निकलेगा? इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? रुधिर शर्करा को बढ़ा देती है। क्या करेगी इंसुलिन? रुधिर शर्करा को, चीनी को बढ़ा देगी। इंसुलिन क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटीन भी है और हार्मोन भी है, दोनों याद रखना है। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावन करती है? ठीक है, तो कौन ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावन करेगी? एड्रिनल। नहीं, एड्रिनल नहीं होगा, पिट्यूटरी होना चाहिए ना। हाँ, ये बिल्कुल सही, एड्रिनल ग्रंथि होगी। इसी को कहा जाता है लड़ो या मुड़ो हार्मोन। सेक्स के दौरान भय, क्रोध, ये सब जब होगा ना तो ये पैदा होगा। कौन? एड्रिनल। अब इसके बारे में आप लोग सुनिए, लीजिए, फंसेगा नहीं। देखिए, कहने का मतलब है कि शरीर में ग्रंथि होती है जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। क्या है? थाइमस ग्लैंड। उसके अलावा है एड्रिनल ग्लैंड। देखिए, थाइमस ग्लैंड जो इतना सारा जो लूसेंट लिखा है ना, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता रहा हूँ कि थाइमस ग्लैंड जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथि वक्षीय गुहा के उरोस्थी के पीछे श्वास प्रणाली के यहाँ पर लिम्फाइड अंग है जो संयोजी तक द्वारा जुड़े रहते हैं। इसके बाहर की ओर कोर्टेक्स मेडुला होता है। मेडुला लिम्फोसाइट की संख्या कम रहती है। अच्छा, यह ग्रंथि उम्र के अनुसार अलग अलग आकार की होती है। जब तक बच्चे की उम्र 2 वर्ष की नहीं हो जाती तब तक यह बढ़ती रहती है और इसके बाद यह सिकुड़ती जाती है। इसलिए वयस्क होने पर सिर्फ तंतुमय अवशेष पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्रावन होता है। देखिए, थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्रावन होगा जो मुख्य रूप से टी कोशिकाओं का निर्माण करेगी। यही है टी वायरस। टी वायरस इसलिए मजाक में बोल दिए हैं। फिल्म है जिसका नाम है रेसिडेंटियल इविल, यानी कि घरेलू जानवर, दैत्य। हॉलीवुड का सिनेमा है, उसी में यह है टी वायरस। उस कहानी में यह था कि एक वैज्ञानिक था, बायोलॉजिकल वैज्ञानिक, जैविक वैज्ञानिक। उसकी बेटी जो है सो मैंने जब हुई, जन्म ली, तो 2 साल 3 साल बाद उसको 5 साल बाद एक बीमारी हो गया जिससे वो बच्चिए में ज्यादा उम्र का लगे दिखने। मान जैसे आपका उम्र 40 साल है तो आप लगेगा दिखने 70 वर्ष के बुढ़वा। आपका 10 वर्ष उम्र रहता है, आप दिखिएगा 50 साल का बुढ़वा। तो उसको सुधारने के लिए उसने टी वायरस बनाया और इसका क्या नाम है? टी कोशिका। और ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता के विरुद्ध काम करती है। कौन? टी कोशिका। और इसी पर कौन फिल्म बना दिया? इविल। और उसमें क्या नाम दिया उसको? टी वायरस। टी वायरस बनाया कि शरीर में उसको टी वायरस डाल दिया
वो अब उसका बीमारी ठीक हो गया। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि जो व्यक्ति अस्वस्थ थी उसकी बेटी, उसको तो ये काम कर गया, लेकिन जो स्वस्थ था उसको क्या हुआ। देखिए कहने का मतलब है सभी वायरस खतरनाक नहीं है और सभी वायरस अच्छे माने अच्छे भी नहीं है, बुरे भी नहीं है। हर एक शरीर पर हर एक ही वायरस का अलग अलग शरीर पर अलग प्रतिक्रिया होता है। मान लीजिए कि जिसको टी वायरस दिया गया, जैसे आप जो है अभी 10 किलो का वजन उठाते हैं तो टी वायरस देने के बाद उस फिल्म में दिखा रहा है कि 100 किलो का वजन उठाइएगा, लेकिन इसका क्या हुआ कि इसका गलत इफेक्ट भी शरीर पर पड़ा और बीमारियां फैल गई, लोग को मारने लगे, खाने लगे, काटने लगे, खून के प्यासे हो गए, इसी फिल्म बना। तो यहाँ जो कह रहा है कि थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है जो मुख्य रूप से टी कोशिकाओं का निर्माण करती है, और ये कोशिकाएं शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता बनाए रखने में खास भूमिका अदा करती है। देखा नाम सुन ले, टी लिम्फोसाइट, यानी थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसकी सहायता से? टी वायरस मत कहिए इसको, टी वायरस का मतलब खराब हो जाएगा। टी कोशिकाओं के मदद से इस ग्रंथि से स्रावित होने वाले स्राव का प्रभाव जनन इंद्रियों के विकास एवं यौवन के आरंभ पर पड़ता है। जब जवानी चढ़ता है, लड़का हो या लड़की हो, और हड्डियों के विकास होने तक यह उनके विकास पर भी कंट्रोल रखता है कि जरूरत से ज्यादा हड्डियों का विकास मत हो जाए। अब आइए एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क। यह वृक्क के ऊपर स्थित होता है। किडनी के ऊपर हुआ कौन? अधिवृक्क, यानी कि वृक्क के ऊपर, नामे है अधिवृक्क। इसका मुख्य कार्य है कि जब भी आप तनाव की स्थिति में आइएगा तो हार्मोन निकाल देगा, टेंशन के। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को ही फाइट एंड फ्लाइट कहते हैं। या तो लड़ो और ना तो उड़ो, या तो जियाओ तो जियाओ ना तो प्राण निकाल के चल जा। समझ गई है? इसे कहा जाला फाइट एंड फ्लाइट। या तो लड़ो नहीं तो उड़ो, या तो जान बना भगवान, या तो बचाओगे तो बचाओ ना तो मुआ दो। इस ग्रंथि के दो भाग होते हैं, बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं और आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। बहुत पूछा जाता है यह प्रश्न कि अधिवृक्क ग्रंथि के अंदरूनी भाग को मेडुला कहते हैं। देखिए कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन कौन है? ग्लूकोकार्टिकॉइड्स और मिनरलोकार्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन, यानी कि 3 प्रकार का यह हार्मोन निकालेगा। कौन? बाहरी भाग कोर्टेक्स, किसका? एड्रिनल ग्लैंड का। तो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स में ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के कैटाबोलिक प्रोसेस में काम आते हैं। मिनरलोकार्टिकॉइड्स, इसका मुख्य कार्य वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर से अन्य लवणों की मात्रा का कंट्रोल करना है। लिंग हार्मोन है यह बाह्य लिंगों पर बालों के आने का प्रतिमान यौन आचरण को नियंत्रित करता है। लिंग पर जो बाल आते हैं ना, वही। कोर्टेक्स आइए, कोर्टेक्स जो है जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। यदि यह शरीर से बिल्कुल निकाल दिया जाए तो मनुष्य केवल 1 या 2 सप्ताह ही जीवित रहेगा, और इसमें अगर गड़बड़ी हो जाने पर कैटाबोलिक प्रोसेस में भी गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, और इस रोग को एडिशन रोग कहते हैं। हाँ, अब आइए मेडुला। आइए, मेडुला द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन ही एपिनेफ्रिन है, और इसे एपिनेफ्रिन को एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन कहा जाता है। नैप क्या कहा जाता है? हाँ, इसे सम्मिलित रूप से कैटेकोलमिनस भी कहते हैं। एड्रिनल और नॉर एड्रिनल किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकता से तेजी से स्रावित होते हैं। इसलिए सेक्स के समय भी क्या होता है? व्यक्ति प्रेशर में रहता है। भय के समय भी प्रेशर में आ जाता है। दुख होता है तभी प्रेशर हो जाएगा, क्रोध भी आएगा तो प्रेशर हो जाएगा। तो वहां ये क्या करेगा? मेडुला एड्रिनल ग्लैंड को छोड़ देगा। तो कह रहा है कि एड्रेनलिन एवं नॉर एड्रेनलिन किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकता में तेजी से स्रावित होते हैं। इसी कारण इसे आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। कोई को नाम हो गई? फ्लाइट, युद्धरत या आपातकालीन। ये हार्मोन सक्रियता, आंखों की पुतलियों का फैलाव, रोंगटे खड़े होना, रोंगटा खड़ा, डर हो गई, पसीने आदि को बढ़ाते हैं। ना लोग टेंशन से साला पसीना हो गई, डरे हमार करेजा कपस गई, रोआ खड़ा हो गई। दोनों हार्मोन हृदय को धड़कन, हृदय संकुचन की क्षमता शोधन बढ़ाते हैं। इस कारण इन्हें रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है या लिपिड प्रोटीन के विखंडन को प्रेरित करते हैं। ऐसा कहल जाला
ई जगह डायबिटीज वगैरह के टेंशन ना दे का हो जाई ब्लड में चीनी बढ़ जाई बढ़ जाए। फट दे। एपिनेफ्रिन हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाने पर उसे पुनः चालू भी कर देता है। उत्तेजना के समय एड्रेनलिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, क्रोध भय खतरे के समय सक्रिय होता है। तो का कोनी तरह से ये अगर आदमी मरता वह लास्ट उपाय का बा ई है या तो फाइट करो माने बचाई आ ना तो प्राण लेके उड़ जाई।